प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंजना वर्मा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत अपराध शास्त्र के संप्रदाय की चर्चा करेंगे। अपराधी और अपराध उतने ही प्राचीन हैं जितना कि स्वयं मानव समाज। अपराध के कारणों की व्याख्या भी कम प्राचीन नहीं है, किंतु अपराधी व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन अभी से आरंभ हुआ है। यह समय 19वीं शताब्दी का अंतिम भाग और 20वीं शताब्दी का प्रथम भाग था। इसके पूर्व पिछली कई शताब्दियों से इस समस्या के बारे में अनेक विचारक दिलचस्पी लेते रहे। अपराध, अपराधी और इसके कारणों के संबंध में इन विचारकों की अलग अलग धारणाएं थी। इन सभी विद्वानों में कुछ विद्वानों की धारणाओं का आधार एक ही था। समान विचारधारा के विद्वानों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया और इन्हीं विचारधाराओं को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जैसे कि अपराध शास्त्र के संप्रदाय, अपराध शास्त्र के सिद्धांत, अपराध शास्त्र के अध्ययन के पहलू, अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत। आइए हम देखते हैं अपराध शास्त्र के संप्रदाय। नंबर 1, प्रेत शास्त्रीय व्याख्या। नंबर 2, स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। नंबर 3, शास्त्रीय संप्रदाय। नंबर 4, भौगोलिक संप्रदाय। नंबर 5, परिस्थिति शास्त्रीय संप्रदाय। नंबर 6, समाजवादी संप्रदाय। नंबर 7, प्रारूपवादी संप्रदाय। नंबर 8, समाज शास्त्रीय संप्रदाय। नंबर 9, अन्य सिद्धांत। अब हम प्रत्येक सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रेत शास्त्रीय व्याख्या। प्रेत शास्त्रीय व्याख्या सबसे प्राचीन है, जिसमें अपराध का कारण भूत प्रेतों को बताया गया है। इस व्याख्या के अनुसार संपूर्ण वातावरण को 2 भागों में बांट लिया जाता है, अच्छा और बुरा। इस प्रकार इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार अपराध का कारण व्यक्ति का प्रेत, शैतान या असुर आदि के नियंत्रण में हो जाना है। जब व्यक्ति बुरी आत्माओं से उद्यत और प्रभावित हो जाता है और उसकी आंखों के सामने भगवान का डर नहीं रहता है, तो वह अपराध करता है। ऑगस्ट कॉम्टे ने मानव चिंतन के विकास की अवस्था में भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है। कॉम्टे के अनुसार चिंतन की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है आधि दैविक चिंतन। नंबर 2, आधि भौतिक चिंतन। नंबर 3, वैज्ञानिक चिंतन। इस प्रकार मानव विकास की पहली अवस्था में भी कानून थे। इन कानूनों का निर्माण और उल्लंघन देवताओं द्वारा ही होता था। जब कानूनों का उल्लंघन देवताओं द्वारा होता था, तो अपराध भी गहन और धार्मिक होते थे। अपराध में व्यक्ति की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता था। वह तो मात्र एक साधन था जिसके द्वारा बुरी आत्माएं अपराध करवाती थी। आलोचना। प्रेत शास्त्रीय व्याख्या की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें प्रयोगात्मक एवं वैज्ञानिक पद्धति का अभाव पाया जाता है। प्रयोग के आधार पर ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता कि प्रेत अपराध के कारण है। नंबर 2, प्रेत शास्त्रीय व्याख्या तर्क के आधार पर भी सत्य प्रतीत नहीं होती है। नंबर 3, अपराध का सीधा संबंध समाज और समाज के वातावरण से है, अतः अपराध की व्याख्या सामाजिक कारणों के आधार पर ही की जा सकती है। समाज से बाहर अपराध के कारणों की व्याख्या गलत है। नंबर 4, जब अपराध की धारणा ही गलत है, तो दंड की धारणा भी गलत होगी। नेक्स्ट, अपराध शास्त्र की यह व्याख्या भी निर्धारणवादी है, और जैसे कि निर्धारणवाद में विषय की एकांगी व्याख्या की जाती है, प्रेत शास्त्रीय निर्धारणवाद में भी विषय की एकांगी व्याख्या की गई है। नंबर 2, स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि अपराध व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं का बाह्य प्रकाशन है। व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। इन लक्षणों की प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक 2 भागों में बांटा जा सकता है।
व्यक्ति की कुछ व्यवहार संबंधी विशेषताएं भी होती हैं। कुछ व्यवहार तो जन्मजात होते हैं, कुछ व्यवहार अर्जित या अनुकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। व्यवहारों के चुनाव में स्वतंत्रता पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवहार चुनने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी व्यवहार का चुनाव व्यक्ति जानकर करता है। इस प्रकार अपराधी व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसने अपनी इच्छा से जानबूझकर अपराध किया है। आलोचना। स्वतंत्र इच्छा संबंधी सिद्धांत में अपराध के कारणों की व्याख्या गलत की गई है। इसमें सामाजिक वातावरण की उपेक्षा की गई है। नंबर 2, इस सिद्धांत की व्याख्या एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। नंबर 3, शास्त्रीय संप्रदाय। शास्त्रीय संप्रदाय का विकास 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुआ। यह सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है, अर्थात अपराध वह मानव व्यवहार है जिसमें व्यक्ति को अधिक सुख प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बेकेरिया। बेकेरिया इटली का अपराध शास्त्री था। इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या अपराध और दंड नामक पुस्तक में की है। अपनी पुस्तक में अपराध की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की है। अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित है। व्यक्ति जब अपराध करता है तब उसे दुख की तुलना में सुख की अधिक अनुभूति होती है। सुख और दुख का निर्धारण मानव व्यवहार के आधार पर होता है तथा मनुष्यों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। मनुष्य का व्यवहार उसकी स्वतः की जिम्मेदारी का परिणाम है। दंड के प्रतिपादन के लिए बेकेरिया ने निम्नलिखित तत्वों को स्वीकार किया है। नंबर 1, प्रत्येक दंड के लिए दंड में एकरूपता नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड दिया जाना चाहिए। नंबर 3, दंड का उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना है। नंबर 2, बेंथम का जन्म इंग्लैंड में 1748 में हुआ था। वो अपने समय के बहुत ही बड़े दार्शनिक और राजनेता थे। बेंथम इस सिद्धांत के समर्थक थे कि कानूनों का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इनमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो। प्रत्येक कानून का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक कानून का उद्देश्य होता है कि वह समाज में अधिक से अधिक प्रसन्नता तथा खुशहाली दे। इस प्रकार जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं वे ऐसा चेतन अवस्था में करते हैं। इसलिए चेतन अवस्था में किए जाने वाले कानून विरोधी कार्य ही अपराध हैं। बेंथम के दंड के सिद्धांत में निम्नलिखित विचार हैं। समाज विरोधी कार्यों को रोकने के लिए दंड अनिवार्य है। दंड अपराध की गंभीरता के आधार पर दिया जाना चाहिए। नंबर 3, फ्योरबैक जर्मनी का रहने वाला था। इन्होंने अपराधों के लिए कानूनों का होना अनिवार्य बतलाया है। कानूनों के अभाव में अपराध की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अपराध के बिना दंड का कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार फ्योरबैक के अनुसार कानून अपराध और दंड को अंतर संबंधित बतलाया है। आलोचना। शास्त्रीय संप्रदाय की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। शास्त्रीय संप्रदाय अपराध की एकांगी व्याख्या करता है। अपराध का कारण सुख की प्राप्ति नहीं है। अपराध के कारणों के अध्ययन में सामाजिक वातावरण की उपेक्षा की गई है। यह आवश्यक नहीं है कि अपराध सुख प्राप्ति के लिए किया जाए। महान दुख और निराशा भी उसे अपराध की ओर मोड़ देते हैं। शास्त्रीय संप्रदाय में अपराधी से अधिक अपराध पर बल दिया गया है। दंड की कठोरता का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 4, भौगोलिक संप्रदाय। भौगोलिक संप्रदाय का आधार भौगोलिक परिस्थितियां हैं। भौगोलिक परिस्थितियां समाज को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। टैफ्ट ने भौगोलिक संप्रदाय की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत जलवायु, प्राकृतिक साधन, नक्शे के आधार पर वर्णन तथा भौगोलिक स्थिति को सम्मिलित किया जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्वेटलेट और गुएरी। क्वेटलेट और गुएरी इस संप्रदाय के नेता या संस्थापक थे। ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। भौगोलिक परिस्थितियां और अपराध में साम्यता स्थापित करने के लिए इन्होंने धार्मिक लॉ नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि अपराध पर्यावरण से संबंधित है। कुछ खास सामाजिक परिस्थितियों में अपराध निश्चित रूप से होंगे। इनके अध्ययन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक दशाएं और अपराध की दर का अध्ययन इन विद्वानों ने किया था और निम्न निष्कर्ष निकाला। नंबर 1,
अनुकूल सामाजिक दशाओं में अपराध की मात्रा कम होती है। नंबर 2, प्रतिकूल सामाजिक दशाओं में अपराध की मात्रा अधिक होती है। नंबर 2, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के विचारक थे। इनके अनुसार मानव के निर्माण में भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भौगोलिक परिस्थितियां मानव व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। इसी के आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने अपराध की व्याख्या करने का प्रयास किया। अपराधों के संबंध में उनके 2 निष्कर्ष थे। नंबर 1, भूमध्य रेखा के पास अधिक अपराध होते हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा की ओर बढ़ते हैं, अपराधों की संख्या में कमी हो जाती है। ध्रुव प्रदेशों में अपराध बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर बी, भूमध्य रेखा के आसपास गंभीर अपराध होते हैं, किंतु मकर और कर्क रेखा की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, अपराधों की गंभीरता में कमी आती जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ही साधारण अपराध होते हैं, जैसे मद्यपान आदि। नंबर 3, लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो प्रारूपवादी संप्रदाय का आधार स्तंभ है। लोम्ब्रोसो के अनुसार समतल भूमि में अपराध कम होते हैं। जैसे जैसे हम घाटियों की ओर बढ़ते हैं, अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है और पहाड़ की चोटियों पर सबसे अधिक अपराध होते हैं। नंबर 5, परिस्थिति शास्त्रीय संप्रदाय। परिस्थिति शास्त्र की व्याख्या करते हुए डॉक्टर मोटवानी ने लिखा है कि उनके पर्यावरण के संदर्भ में मानव समाज का क्षेत्रीय वितरण है। टैफ्ट ने परिस्थिति शास्त्रीय संप्रदाय की व्याख्या करते हुए लिखा है कि परिस्थिति शास्त्रीय संप्रदाय मनुष्यों और संस्थाओं का व्यवहार प्रतिमान के आधार पर क्षेत्रीय वितरण है। परिस्थिति शास्त्र शब्द अपने में मानव संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित करता है, जो सामाजिक जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं में नहीं आते हैं। इस संप्रदाय को मानने वाले निम्नलिखित विद्वान हैं। नंबर 1 है टॉर्डे। टॉर्डे फ्रांस का विचारक था। उसने अपराध शास्त्र के क्षेत्र में अनुकरण के सिद्धांत को जन्म दिया। टॉर्डे के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही व्यवसायों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अपराध एक सीखा हुआ व्यवसाय है। उन शहरों में जहां अधिक कुशलता और प्रशिक्षण होता है, अपराध अधिक मात्रा में होते हैं। नंबर 2, कोर के अनुसार आर्थिक दशाएं अपराध का मुख्य कारण है। उसने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है, अत्यधिक समृद्धि, अत्यधिक निर्धनता। जिन समाजों की आर्थिक दशाएं सामान्य होती हैं, वहां अपराधों की संख्या में कमी रहती है, किंतु वह समाज जहां कुछ लोगों के पास अत्यधिक पैसा होता है और कुछ अत्यधिक निर्धन होते हैं, वहां अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 3, तुराती। तुराती इटली का रहने वाला था। उसे सामाजिक पर्यावरण को ही अपराध का मौलिक कारण माना है। जिस समाज की आर्थिक दशाएं अच्छी होती हैं, वहां अपराधों की संख्या में कमी रहती है। जिन समाजों में अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय तथा जटिल होती है, वहां अपराध अधिक मात्रा में होते हैं। नंबर 4, बैटाग्लिया। बैटाग्लिया भी इटली का रहने वाला था। उसने दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की जटिलता को अपराध का कारण माना है। इसके अंतर्गत उसने अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक संपन्नता को अपराध का कारण बतलाया है। नंबर 5, लेफर्ग। लेफर्ग फ्रांस का रहने वाला था तथा उन्होंने फ्रांस में गेहूं के भावों का अध्ययन किया था और इसका संबंध अपराधों के साथ बताने का प्रयास किया था। उसके अध्ययन के 2 मुख्य निष्कर्ष हैं। नंबर 1, फ्रांस में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के साथ ही अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। फ्रांस में गेहूं के मूल्य में कमी के साथ ही अपराधों की संख्या में कमी हो जाती है। नंबर 6, कोलाजनी। कोलाजनी इटली का रहने वाला था। उनके अनुसार अपराध एक लाभदायक व्यवसाय है। उनके अनुसार व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, ईमानदार और चोर। ईमानदार कम धन कमा पाता है और साथ ही उसे मारे जाने की भी संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही चोर थोड़े समय में अधिक पैसा कमा लेता है और उसे बचने की भी आशा अधिक होती है। नंबर 7, रासन। रासन ने 1834 में सांख्यिकीय माध्यम से अपराधों का अध्ययन किया था। उनके अध्ययन का निष्कर्ष निम्नलिखित है। बड़े नगरों में अपराध अधिक होते हैं, छोटे नगरों में अपराध कम होते हैं। नंबर 8, हेनरी मेह्यू ने अपराध का क्षेत्रीय अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि औद्योगिक और मनोरंजन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपराध अधिक होते हैं। नंबर 9, थ्रेशर और शॉ। थ्रेशर और शॉ ने अमेरिका के शिकागो शहर का क्षेत्रीय अध्ययन कर अपराध के निम्न कारण बतलाए हैं। नंबर 1, मकानों की दशाएं और भीड़-भाड़। नंबर 2, खेल और मनोरंजन के पर्याप्त साधनों का अभाव। नंबर 3, होटल और फैक्ट्री में बाल श्रम।
नंबर 4, स्कूल से भागने वाले भगोड़ों की संख्या में वृद्धि। नंबर 5, आवारा लड़कों का घर से भागना इत्यादि। नंबर 10, लेकेसन। लेकेसन ने भौगोलिक वातावरण और अपराध का संबंध स्पष्ट करने के लिए एक अपराधी कैलेंडर बनाया। यह अपराधी कैलेंडर इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि भ्रूण हत्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अत्यधिक होती है। हत्या और गंभीर अपराध जुलाई महीने में होती है। पितृ हत्या जनवरी, अक्टूबर में होती है। प्रौढ़ों में रेप जुलाई, अगस्त में होते हैं इत्यादि। आलोचना। अपराध शास्त्र की भौगोलिक तथा पारिस्थिति शास्त्रीय आलोचनाएं निम्न प्रकार की हैं। भौगोलिक संप्रदाय भौगोलिक परिस्थितियों को ही अपराध का मूल कारण मानता है। भौगोलिक परिस्थितियां अपराध का एक कारण हो सकती है, संपूर्ण कारण नहीं। भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अतः इनके आधार पर अपराध की व्याख्या अपूर्ण होगी। परिस्थिति शास्त्रीय संप्रदाय एकांकी है और अपराध के लिए सिर्फ परिस्थितियों को जिम्मेदार माना है। एक समाज की परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती है, अतः परिस्थितियों के आधार पर अपराध की सार्वभौमिक व्याख्या करना अपूर्ण है। आधुनिक मानव परिस्थितियों का दास नहीं है, अतः ऐसा कहना कि अमुक परिस्थितियों में अपराध होंगे ही गलत है।